Dear students, welcome to this class of amines. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. एसिड्स के बाद अमीन्स, तो इसको हम इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, नॉमेनक्लेचर और उसकी अमीन्स की बेसिसिटी. अमीन्स जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इम्पोर्टेंट क्लास क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब क्या है, इसमें अमीन फंक्शनैलिटी होती है. और डेली लाइव्स में भी हम अमीन जो है उसका बहुत यूज रहता है डेली लाइफ्स में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऐसी खाते हैं जिनमें विटामिन वगैरह होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं. मोर ओवर ये कई ऐसे कामों में भी यूज किए जाते हैं, सिंथेसाइज इनसे होते हैं, जैसे पॉलीमर्स, ड्रग्स, डाइज. एग्री सेक्शन में अगर देखा जाए, एग्रीकल्चरल वाले सेक्शन में, तो उसमें इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो है अमीनो कंपाउंड्स होते हैं, इनमें बहुत सारी जगह यूज होते हैं. इसके अलावा अमीनो एसिड्स, और मालूम है ना, अमीनो एसिड जो है उसके मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है अमीन. नेचुरली अमीनो एसिड नाम है तो एक फंक्शनैलिटी तो अमीन होगी ही, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के. विटामिन, सबको मालूम कि विटामिन यानी कि क्या होती है, वाइटल अमीन्स. विटामिन पहले उसका नाम इसी से पड़ा है, वाइटल अमीन, क्योंकि देखा गया उसमें अमीन फंक्शनैलिटी तो बहुत वाइटल, बहुत जरूरी होते थे. इनकी कमी से कुछ ना कुछ बीमारी, तो पहले वाइटल अमीन, धीरे धीरे वो श्रिंक होके नाम विटामिन पड़ गया. कई दवाइयां हैं, मॉर्फिन है, नोवोकेन है, पेन किलर्स वगैरह ये है, एनेस्थीसिया है नोवोकेन. तो डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं इसको, जब डेंटिस्ट्री में पेन को कम करने के लिए, दर्द निवारक जिसको कहने चाहिए, एनेस्थेटिक होती है उस पेन को, मतलब पेन किलर तो नहीं कहना चाहिए कि एनेस्थेटिक है, मतलब पेन उस एरिया को जो है लोकली वो कर देती है वहां के, जिससे सेंसेशन ना फील हो. ऐसे कई जगह इसका यूज है हमारे अमीन्स का. तो कहने का मतलब है कि अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके कई एक आयाम हैं, कई एक यूजेस हैं. तो देखें हम ये बनते कैसे हैं अमीन्स. अमीन्स नाम से ही किसके डेरिवेटिव, अमोनिया. यानी कि हमारे अमीन्स जो हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव. अब अमोनिया में से कैसे डिराइव होते हैं, तो अमोनिया में बस क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या करते चले गए. अमोनिया इज NH3, एक H रिप्लेस कर दिया अमोनिया का तो बन गया प्राइमरी अमीन. दो अगर रिप्लेस कर दिए तो बन गया सेकेंडरी अमीन. तीन अगर रिप्लेस कर दिए तो बन गया इसमें टर्शरी अमीन. तो ये इसका बहुत ही सरल जो है वो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं. तो स्ट्रक्चर जो है इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. देखिए ये मान लीजिए ये हुआ हमारा ये N. अब नाइट्रोजन वैलेंसी 3, तो ये जो यहाँ दिखा रखा है, तो एक हाइड्रोजन कैसी अमीन है ये, CH3NH2, यानी कि प्राइमरी अमीन. अगर यहाँ भी एक R ग्रुप लगा होता तो ये सेकेंडरी होती, एक R ग्रुप यहाँ भी लगा होता तो वो टर्शरी होती. तो तीनों वैलेंसी इस तरह सेटिस्फाइड है, और बेसिसिटी होती इस वजह से क्योंकि इस पे क्या है, एक लोन पेयर विच इट कैन डोनेट. तो ये लोन पेयर की वजह से. अब एंगल तो होना चाहिए था कायदे से इसमें 109 का 109 डिग्री 28, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन तो थोड़ा सा कम हो जाता है, अराउंड 108 डिग्रीज. तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो यहाँ दिखा रखा है इसी का बॉन्ड स्ट्रक्चर मीन्स. देखिए ये N है, H H, दो तो ऐसे सेटिस्फाइड, H H. ये H मतलब पीछे, ये हमारी तरफ, ये उसी के प्लेन में है. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके साथ मान लीजिए लगा हुआ है एक CH3. CH3 मालूम ही है, sp3 हाइब्रिडाइज. अब सब सिंगल बॉन्ड है तो तभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ. तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, sp3 sp3.
अब जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा ऑटोमेटिकली वो भी सिग्मा होगा, पर वो क्या होगा, sp3s। और ये है यहाँ पे लोकलाइज्ड, इसके ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसकी बेसिसिटी को शो करते हैं, दिखाते हैं इसकी बेसिसिटी। अब आते हैं हम इसके, और शेप, यस द शेप इज पिरामिडल। पिरामिडल होता है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए ये है ना, तो इसको, इसमें ये कोई बॉन्ड तो है नहीं, ये तो लोन पेयर है, इसकी फ्लिपिंग होती रहती है, जैसे छतरी जैसी समझ लीजिए उसका हैंडल, ये ऊपर गया तो लोन पेयर नीचे आया, लोन पेयर नीचे आया, ये ऊपर गया, तो इसका पिरामिडल होता है जो शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है। नॉमेनक्लेचर में अब हम दो किस्म से इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। एक तो कॉमन नेम, कॉमन नेम जैसे ये है मिथाइल अमीन, नेचुरली जो ग्रुप लगा हुआ एल्काइल, एल्काइल के आगे अमीन लगा देते हैं, तो मिथाइल अमीन। ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल, तो साइक्लोहेक्साइल अमीन। आइसोप्रोपाइल अमीन, मतलब जो भी यहाँ ग्रुप लगा हो एल्काइल, उसके आगे अमीन शब्द लगा लिया, ये कॉमन इसका। ये बेंजाइल ग्रुप लगा है C6H5CH2NH2, तो बेंजाइल अमीन। अगर ऐसे दो लगे हुए हो मान लीजिए, तो फिर क्या नाम हो जाएगा, डाई इथाइल, अच्छा ये है डाईमिथाइलअमीन, डाईमिथाइलअमीन। और ऐसे ही अगर तीन लगे हो टर्शरी के केस में, ये डाईमिथाइल है यहाँ, और यहाँ भी क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ है इसमें क्या है, एन के साथ यहाँ लगा हुआ है C2H5 C2H5 C2H5, ट्राई इथाइलअमीन। वो था डाई मिथाइल, ये ट्राई इथाइल। और मान लीजिए दोनों फर्क हैं, तो आयु, तब उस केस में क्या होगा, अभी इसके बाद हम फिर देखेंगे कि वैसे अदरवाइज इसका नाम कैसे होगा। आईयूपैक में तो कॉमन नेम्स हैं, तो इसमें तो दो इथाइल है तो डाई इथाइल, एक मिथाइल है तो मिथाइल अमीन। यानी कि कॉमन नेम जो है हम इनका किस तरह रखते हैं, कॉमन नेम हम सिर्फ पहले जोड़ देते हैं एल्काइल, एल्काइल के आगे हम लिख देते हैं एक शब्द अमीन, क्योंकि ये सारे क्या हैं, अमीन्स हैं। तो जो भी वो एल्काइल हो वो एल्काइल लिखा, उसके आगे अमीन लिख दिया। आईयूपैक नेम कैसे है, थोड़ा सा इससे ऐसे फर्क है, उसमें उसमें एल्काइल लिखते हैं, इसमें एल्केन का ई हटा के एल्केनामीन। एल्केनामीन जैसे सरल एग्जांपल ही दे रखा है, 1 2 3, 3 कार्बन, साथ में क्या लगा है, NH2। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन का डेरिवेटिव है, तो प्रोपेन न लिख के यहाँ ई हटा दिया, प्रोपेनामीन। और ये NH2 कहाँ लगा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 प्रोपेनामीन। अब ये देखते हैं दूसरा वाला, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सेन का डेरिवेटिव है, कौन सी अमीन है, हेक्सेन अमीन है। हेक्सेन ई हटा दिया तो हेक्सेनामीन, हेक्सेनामीन। अब इंडिकेट भी करें पोजीशन जो लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि ये तो हमारी पूरी चेन है, पर हम देख रहे हैं दो में क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप। अब क्योंकि इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ये है ना कि ये, तो इसको हम मानेंगे 2। इधर से करेंगे ना काउंटिंग जिससे प्रायोरिटी, तो क्या हो गया इसका नाम, 5 पे तो लगा है मिथाइल, और ये जो लगा है मेन वो कहाँ लगा है, 2 पे, तो 5 मिथाइल 2 हेक्सेनामीन, 2 पोजीशन पे है ना, हेक्सेन का ई हटा दिया, हेक्सेनामीन 5 मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और ये अमीन जो है कहाँ लगी है, सेकंड पे, यहाँ पे 2 हेक्सेनामीन। इसका नाम क्या होगा, देखें कितने हैं, देखिए इसमें कार्बन अगर हम काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। अच्छा ऊपर जो, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखिए इसमें, यानी कि हेप्टेन का डेरिवेटिव हो गया ना, पर अब यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन,
1 2 3, तो यहाँ से 3 पोजीशन आती है, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 ना, ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से गिनेंगे थर्ड पोजीशन में आता है। तो हेप्टेन का तो डेरिवेटिव हो गया, यानी कि हेप्टेनामीन। अब हेप्टेनामीन में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन पे आपके NH2 नहीं है, N में सब्स्टिट्यूशन है। N में क्या है सब्स्टिट्यूशन, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल, तो इसका नाम कुछ यूं होगा कि हेप्टेनामीन तो ये हुई, कौन सी हेप्टेनामीन, कौन सी पोजीशन है, थर्ड, तो 3 थर्ड पोजीशन में है हेप्टेनामीन। और क्योंकि एन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगे, अब उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे, पहले ई फिर उसके बाद एम, तो एन इथाइल, एन मिथाइल 3 हेप्टेनामीन, यही होगा ना इसका नाम, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन की अमीन, हेप्टेन वाली अमीन। कौन सी पोजीशन में है ये अमीनो ग्रुप लगा, ये लगा हुआ है थर्ड पोजीशन में, तो 3 हेप्टेनामीन, और वो सब्स्टिट्यूटेड है, तो एन एन, क्योंकि इस एन में इथाइल भी है, इस एन में मिथाइल, तो एन एन इथाइल मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, और क्योंकि ई पहले आएगा अल्फाबेटिकल में, सो इट विल बी कॉल्ड एज एन इथाइल एन मिथाइल 3 हेप्टेनामीन। सिमिलरली एक, बस चलिए ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो हमने काफी क्लासिफिकेशन इसका ऐसे देख लिया है। अब इस केस में इसमें कितने हैं देखिए, ये इसमें फिर से 7 लगे हुए हैं ना कार्बन, कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, पर क्या है COH, तो मेन इसमें फंक्शनैलिटी क्या मानी जाएगी, COH, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अगर आपको IUPAC का ध्यान है तो नॉमेनक्लेचर। तो ये हेप्टेनोइक एसिड हो गया। फोर्थ पोजीशन में क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप। सिक्स्थ में क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप। और थर्ड में क्या लगा हुआ है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सो, CO कीटोनिक ग्रुप, तो ऑक्सो। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब हम रखेंगे इसका नाम, यानी कि 4 अमीनो, डेरिवेटिव तो मालूम है हेप्टेनोइक एसिड का है, क्योंकि प्रायोरिटी हम COH को देंगे ओवर NH2, तो 4 अमीनो, ए पहले आता है क्योंकि 6 मिथॉक्सी, 4 में दिख रहा है ना ये अमीनो, यहां से काउंट करेंगे हम, ये मेन है क्योंकि, तो ये यहां से काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 में अमीनो, 4 अमीनो 6 मिथॉक्सी, 3 में क्या हो गया है ये ऑक्सो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो 6 मिथॉक्सी 3 हेप्टेनोइक एसिड। तो हमने देखा इसका पहले तो क्लासिफिकेशन जो बहुत सरल है, फिर हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका है पिरामिडल, बॉन्ड एंगल क्या है 108 डिग्रीज, हाइब्रिडाइजेशन जबकि इसमें क्या है sp3, सिंगल बॉन्ड्स है सारे, एक है इसमें लोन पेयर। नॉमेनक्लेचर जो हमने देखा वो 2 किस्म से, एक तो इसका कॉमन नेम और दूसरा इसका IUPAC नेम। अब हम एक इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं, और वो है इसकी बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग and at the same time a very important topic, like the acidity of carboxylic acid जो हमने पहले पढ़ी थी। तो इसी तरह बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जिसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और BSc के एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की क्यों होती है, क्योंकि इस पे क्या है देखिए, लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के ऊपर, तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी होती है। अब इस बेसिसिटी को कौन इंक्रीज करेगा, अगर इसके ऊपर क्या है, इसके साथ में क्या लगा हुआ हो, मालूम है एल्काइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप शो करता है प्लस I इफेक्ट,
ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को देगा, इसमें 3 हाइड्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो 3 लगे हुए हैं ऐसे हमारे अल्काइल ग्रुप्स टर्शरी अमीन यानी जो कि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन, यानी कि उसकी बेसिसिटी को बढ़ा रहे हैं। सेकेंडरी में 2 लगे हैं, प्राइमरी में 1 ही है, और ये है अमोनिया। अगर उसकी कंपैरिजन करें तो कुछ हमारा ऑर्डर देखने से मतलब जो हम समझ सकते हैं तो यही होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें है, टर्शरी में। तो टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर बेसिक देन आर अमोनिया। यही होना चाहिए, ठीक है ना। पर ये कब होता है, ये तब होता है जब इसमें गैसियस फेज में ये हो, या फिर ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हो। नॉन एक्वस का मतलब समझते हैं, नॉन एक्वस का मतलब है ऐसा सॉल्वेंट जो कि किस तरह का हो, जिसमें कि ये NH2 होना चाहिए, हाँ यहाँ 3 आ गया, जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि लगा हुआ हमारा हाइड्रोजन नॉन एक्वस, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, बेंजीन हो, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हुए। तो इनमें तो हम निश्चिंता से कह सकते हैं ऐसा ऑर्डर होगा इसका, या ये गैसियस फेज में हो, लेकिन होता यूं नहीं है, क्योंकि एक्वस फेज में जब ये होगा, अब उससे पहले हम 2 देख लेते हैं, क्योंकि हम बेसिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, किस बेसिस पर। तो जब ये आयनाइज करेगा तो पीकेबी वैल्यूज एक्चुअली दी होती है ज्यादातर जगह इसकी, जैसे हमने इससे पहले पीके देखा था, ऐसे इसमें पीकेबी वैल्यू। तो आयनाइज करेगा तो देखिए ये अमीन है, आयनाइज करा, इस तरह पानी के साथ सॉल्वेट हुआ, तो क्या बन गया, क्योंकि NH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये दे दिया इसने इधर को, तो क्या बन गया, सॉल्वेट हो गया ना ये इसके साथ, ये इसने इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, देखिए RNH3, ठीक है। यानी कि वैलेंसी अब क्या हो गई, लोन पेयर दे दिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस OH। तो जो डिसोसिएशन हो रहा है इसका, जो ये बना रहा है ये देने के बाद, तो हम इसका एक्चुअली अगर हम कांस्टेंट लिखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये, तो Kb यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस, it will be this upon this, isn't it? So RNH3 positive, active mass of OH negative upon RNH2। ये लेकिन जो PKB जिसमें डिफाइन हम इसको करते हैं, PKB जो है वो इसका पीके की तरह इसी का क्या माइनस टू द लॉग बेस 10 KB, यानी कि जितना कम के PKB उतना ही ज्यादा इसकी बेसिसिटी। इस टर्म्स में तो होगा कि KB के टर्म्स में कि जितना ज्यादा KB उतनी ज्यादा बेसिसिटी, और ये जो कांस्टेंट है इस बेसिस पर जो माइनस टू द बेस 10 है, लॉग बेस 10 KB, तो जितना कम इसका होगा PKB उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। तो अब हम देखते हैं इस बेसिस पर कि हम किस तरह से उसको कंपेयर करेंगे, कैसे हम, क्योंकि हमारा सॉल्वेटेड है, हमारा स्टेट जो है बेंजीन या ये नहीं है, तो उसके इसमें बिसाइड्स द प्लस आई इफेक्ट, गैसियस फेज में तो ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जितने ज्यादा हमारे पास लगे होंगे अल्काइल ग्रुप्स, हम कहेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी है। तो अमोनिया में कोई अल्काइल ग्रुप लगा नहीं है तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम है, टर्शरी में 3 लगे हैं तो उसकी सबसे ज्यादा होगी। अब इस तरह जब हम देख रहे हैं पर कि सॉल्वेटेड, जब इसने अपना ये लोन पेयर देगा, H पॉजिटिव को दिया, तो उस आधार पर PKB वैल्यू के आधार पर अब हम कंपेयर करेंगे इनकी बेसिसिटी पर। उसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, नॉट जस्ट द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई में तो देखिए ये ऑर्डर आया है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। अब हम देखते हैं सॉल्वेशन यानी कि एक्वस फेज में क्या हो रहा है। एक्वस फेज में RNH2, ठीक है, एज अ बेस उसने अपने लोन पेयर दिया, H पॉजिटिव के साथ क्या बन गया, RNH3, लोन पेयर दे दिया, तो अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये सॉल्वेशन मीन्स that there are these water molecules which are present,
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें मालूम है ये पोलर होते हैं, तो अब निर्भर करेगा ये कितने सॉल्वेट हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, जब इसने लोन पेयर दे दिए तो नाइट्रोजन पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया, वैलेंसी 3 से बढ़ के क्या हो गई है 4। अब जितना ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा उतनी ही हमारी अमीन भी जो है वो स्टेबल होगी, यानी कि उसकी बेसिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि ये स्टेबल है ये देने के बाद। तो इस आधार पे देखते हैं, देखिए ये है कौन सी, RNH3 3, जब NH2 यानी कि प्राइमरी अमीन थी, H के को दिया इसने इलेक्ट्रॉन अपना लोन पे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया प्राइमरी अमीन पे। अब ये सॉल्वेट कैसे हो रही है, देखिए इसमें ये हाइड्रोजन भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि इन तीनों के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन तो नेगेटिव होता है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और तो अब ये H जो है वाटर के साथ, वाटर डाइपोल होता है ना, पोलर होता है ये, तो इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो ये इधर से इसके साथ ये खिंच बॉन्ड जो है इधर की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, तो इस तरह ये आ गया यहाँ नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, H2O इधर की साइड से आएगा ना, ऑक्सीजन की साइड से, क्योंकि H पॉजिटिव है। अब आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, यहाँ तीन तरफ से ये स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि तीन तरफ से, क्योंकि ऑक्सीजन से इसको क्या मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन अदर वर्ड्स हमारी प्राइमरी अमीन काफी हद तक, क्योंकि जितने ज्यादा ये वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होंगे यानी कि उतना ही वो स्टेबलाइज हो रहा है, सॉल्वेट हो रहा है, क्योंकि वो अब सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में कितने लगे हैं, सेकेंडरी में दो तो एल्काइल है ना, तो देखिए एक यहाँ लगा है H2O, एक यहाँ, तो ये दो H2O से, प्राइमरी तो 3 से हो रहा था, तो ये नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास ये इधर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको स्टेबलाइज करने में मदद कर रहे हैं, ऐसे ये ऑक्सीजन है सॉल्वेट होकर मदद कर रहा है स्टेबलाइज होने में। जो टर्शरी है उस पर तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन नेगेटिव की तरफ से, तो एक ही उसमें लगेगा सॉल्वेशन के लिए, एक ही उसको स्टेबल। तो इस आधार पर तो यही प्रतीत हो रहा है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सॉल्वेट होके स्टेबलाइज होती है। तो इस आधार पर ऑर्डर हमारा क्या आ गया, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन टर्शरी, ये ऑर्डर आया, ठीक है, सॉल्वेशन के आधार पर, ये हम प्लस आई के आधार पर नहीं कह रहे हैं, प्लस आई के आधार पर तो क्या आया था, इसका ठीक उल्टा आया था ना, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब ये सॉल्वेशन के आधार पर आया, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो जितना सॉल्वेट हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है जितने ज्यादा यहाँ H2O लगे, क्योंकि H2O नेगेटिव, तो ये उतना ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, कि ये H 3 H's है ना, H से ही तो लगेंगे भी जो बॉन्ड्स बनाएंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब देखें, चलते हैं हम इससे आगे तीसरे फैक्टर पर, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि क्या हुई, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, जितना वो क्राउडेड होगा, क्राउडेड जितनी भीड़ होगी ना, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटनी चाहिए, क्यों क्राउडेड है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, क्राउडेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने से क्या होगा, इतनी भीड़ है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लोन पेयर भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ है नाइट्रोजन की सब तरफ में। टर्शरी में क्या है, 3 लगे हैं एल्काइल, तो वो लोन पेयर देने में उसको डिफिकल्टी होगी ना, लोन पेयर देना है उसको, हर तरफ से घिरा हुआ है वो नाइट्रोजन इतने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप से, तो उस केस में जितना कम घिरा होगा, ये प्राइमरी सबसे कम घिरा होता है ना, एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, बाकी तो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे होते हैं, 2 हाइड्रोजन छोटे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन टर्शरी। ये किस आधार पे देखा हमने, ये देखा हमने स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, जितने आर लगे होंगे नाइट्रोजन के सब तरफ, 3 वैलेंसी हैं तीनों तरफ, उतनी ही मुश्किल होगी इसको लोन पेयर को देने में, क्योंकि भीड़ है, जितने कम आर लगे होंगे उतने इजीली वो अपना लोन पेयर दे सकता है।
तो इस आधार पे हमने इसको ये लॉजिक, यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, ऑन दिस बेसिस दिस इज देयरफॉर द स्टेबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या है कि R अगर हमारा C2H5 है, C2H5 लार्ज है, तब ये जो ऑर्डर अब हम तीनों को जोड़ दिया। देखिए हमने तीनों को, किसको, अभी हमने तीनों इफेक्ट्स देखे ना जो रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बेसिसिटी में। खाली प्लस आई इफेक्ट नहीं कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, इन सब को मिलाते हुए कि किसमें कौन सा प्रिडोमिनेट कर रहा है, कौन सा ज्यादा जो है वो ज्यादा बलवान है, कहना चाहिए कि अपना शो कर रहा है ज्यादा। तो अगर जब R हमारा C2H5 है तो उस केस में जो होगा, C2H5 के केस में ऑर्डर जो आता है वो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ये ऑर्डर आता है इस केस में, ये वाला सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी। क्यों आ रहा है ये देखिए, अगर इससे पहले भी आपने देखा होगा ये सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी जो यहाँ पहले आया है, ये हर एक केस में बीच में था, तो यानी कि इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन गई पहले आने की। जहां हमने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखी प्लस आई इफेक्ट से, वहां तो टर्शरी पहला था, सेकेंडरी दूसरा था। जहां हमने देखी सॉल्वेशन से, वहां तो टर्शरी लास्ट ही हो गया था, तब भी सेकेंडरी दूसरा था। और जहां हमने देखी अभी स्टेरिक क्राउडिंग के हिसाब से, वहां भी सेकेंडरी दूसरा था। तभी मैंने हर जगह सेकेंडरी को आपने देखा होगा रेड से अंडरलाइन कर रखा है, यानी कि सेकेंडरी की पोजीशन कांस्टेंट है, चाहे अफेक्ट हमारा कोई सा भी हो, प्लस आई हो, सॉल्वेशन हो, स्टेरिक हो। तो इसलिए एवरेजिंग करके अब प्रोबेबिलिटी सेकेंडरी की क्या आ गई, पहली, क्योंकि तीनों में सेकंड में है। टर्शरी तो थर्ड में चला गया ना, स्टेरिक में भी थर्ड में चला गया, सॉल्वेशन में भी। पर टर्शरी जो है प्लस आई में जो है वो जीता है, क्योंकि प्लस आई उसमें सबसे ज्यादा है। तो अगर R C2H5 है तो उस केस में बेसिसिटी का ऑर्डर होगा सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी, यानी कि ये जब लार्ज ग्रुप होंगे तो यही इसका ऑर्डर होगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इसमें रोल प्ले कर रहा है। क्यों, किसकी वजह से प्ले कर रहा है, लार्ज, जो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लार्ज ग्रुप की वजह से आ रहा है ना। अगर अमीन्स जो है वो घिरी हुई है सब तरफ से, CH3 या C2H5 C2H5 ऐसे, तो उसकी वजह से इसमें जो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी ये ऑर्डर आ जाएगा। और वहीं पे अगर ये छोटा ग्रुप हो तब सेकेंडरी का तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो हर एक में बीच में था, तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा है। तो सेकेंडरी में क्योंकि बीच का है ना, प्लस आई इफेक्ट है वो भी अच्छा है, सॉल्वेशन है वो भी अच्छा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी टर्शरी से कम है। तो CH3 के केस में सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल, मतलब स्मॉल ग्रुप जब ये होगा, है ये छोटा ग्रुप है ना इसी केस में, अदरवाइज तो सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी विच विल बी मोर स्टेबल देन टर्शरी। ये ऐसा, ये एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेशन का इफेक्ट जो है वो प्रिडोमिनेट करता है। तो हम देख रहे हैं सेकेंडरी में तो सॉल्वेशन भी अच्छा है, प्लस आई भी अच्छा है? तो इस वजह से स्मॉल वाले ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप यानी CH3, अदरवाइज सेकेंडरी किससे ज्यादा स्टेबल, टर्शरी, टर्शरी किससे ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी से, दैट इज द नॉर्म है। हम जो सोच रहे थे ना सबसे पहले जब हमने देखा बेसिसिटी की प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से, टर्शरी शुड बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी शुड बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी ये सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें प्ले करते हैं रोल। तो उस हिसाब से फिर सेकेंडरी जो है वो सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल, फिर टर्शरी, और उसके बाद जाकर के फिर प्राइमरी। इस तरह इसका ऑर्डर होता है इन द केस ऑफ दीज एलिफेटिक। देखिए ये सारी एलिफेटिक अमीन्स हैं। अब हम चलते हैं वहीं पे एरोमेटिक अमीन्स की तरफ। एरोमेटिक अमीन, तो एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, एरोमेटिक अमीन में क्या है, जो लोन पेयर है ये एनिलीन है, पढ़ भी चुके हैं आप। एनिलीन में क्या क्या शो करता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस ना, प्लस एम इफेक्ट, ये पूरे में रिंग में, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तभी तो होता है ये, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के साथ, ये इस तरह से इसके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। तो हम देख रहे हैं कि एन के ऊपर स्थित है, ये लोकलाइज्ड है नहीं है। अब मान लीजिए कोई H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक करा, तो H पॉजिटिव तो देखिए अटैक करेगा NH2, तो दो ही तो स्ट्रक्चर हैं जहां पे हमारा ये अवेलेबल है,
ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ, और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर जो है, और इसके अलावा वो लास्ट स्ट्रक्चर। अदरवाइज पूरी जगह तो क्या हो रहा है, लोन पेयर है ही नहीं ना, हर जगह H पॉजिटिव अटैक करेगा और सब जगह नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगा अट्रैक्शन की जगह। तो इसका मतलब इसका जो बेसिसिटी होगी, इसीलिए एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स, बहुत, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, लोकलाइज्ड होना चाहिए ना, वहीं पे स्थित कोई चीज लेने जा रहे हो जब वहां होगी तभी तो आप उसको, वो आपको मिल पाएगी। वो जगह 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 घूम रही है तो आपको कहाँ से वो हाथ लगेगी, है। तो ये वही है कि दिस इज, ये पूरा जो लोन पेयर है अवेलेबल ही नहीं है, ये यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो हाइड्रोजन जो आ रहा है यहाँ को बेचारा, तो उसको कहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव को ये लोन पेयर मिले, तो ये डोनेट ही नहीं कर सकता उसको इन हालातों में। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है बहुत कम है। अब यहाँ तो लिखी हुई है मैंने इसकी, वैसे जो वैल्यूज ये लिखी है ना इनकी सारी की, ये के बी वैल्यूज लिखी हैं। वैसे पी के बी में देखना बेटर होता है, हम नीचे के बी मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका, तो उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हम कंपेयर करते हैं इनमें, देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा क्या अवेलेबल है, जितना ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है NH2 के ऊपर ये लोन पेयर, यानी कि अगर इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है। ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा है, यानी कि ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी किसके, एनिलीन के कंपैरिजन में। पर वहीं पे मान लीजिए लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐसे शॉर्ट में लिख दिया ग्रुप, तो उससे क्या होगा, बेसिसिटी जो है वो घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, रेजोनेंस से वैसे ही वो कम हो रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी इसको इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, एनिलीन के कंपैरिजन में उसकी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बढ़ जाएगी, जैसे प्लस आई जो है वो बढ़ाता है ना एलिफेटिक अमीन्स में हमने देखा, तो उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है वो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो पी के बी के बेसिस पर यहाँ हमने एक कंपैरिजन लिखा है, अगर समझ में आया तो इसको आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम्पल तो हम कितने ही लेते चले जाए, बट इट इज नीडलेस। अगर आप एक समझ गए तो आप इसी तरह से 10 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने लिखा है एनिलीन, ये लिखा है मेटानाइट्रो एनिलीन, ये लिखा है पैरानाइट्रो एनिलीन, ये लिखा है ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन। अब ये इनकी पीकेबी वैल्यू लिखी हुई है, इसमें 9.38, 12.64, 13.0, 13.22, ये अपने आप में इंडिकेट करती हैं कि इनमें जिसमें सबसे कम ज्यादा बेसिसिटी, सबसे कम पीकेबी वैल्यू, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, तो आप देख रहे हैं सबसे कम इसकी है, फिर इससे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी है, और ये जो देख रहे हैं ऑर्थोनाइट्रो ये वीकेस्ट है एनिलीन के कंपैरिजन में, अगर ऐसे कंपैरिजन आए। अब जरा इसके पीछे लॉजिक देखें कि क्या लगता है लॉजिक। अब आपको पता ही है ये कैसे ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, ये लगे हुए हैं सारे कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थोड़ी है ना, विड्रॉइंग है। ऊपर से मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो करते हैं, -M NO2 ग्रुप अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, यानी कि पहले तो ये -I से खींच रहा है, वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऊपर से ये एक एडिशनल इफेक्ट -M, क्योंकि रेजोनेंस को और आगे को बढ़ाएगा, NO2 में जाता है रेजोनेंस, ये हेल्प करता है और रेजोनेंस को स्प्रेड करने में, तो ये और भी डिक्रीज कर देगा। पर अब ऐसा क्यों है कि लगे तो तीनों में है नाइट्रो, तो इस तरह क्यों हो रहा है कि इस वाले की बेसिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम रेजोनेंस को देखें, इसमें जो है जब ये मेटा में लगा हुआ है तो मेटा में, अब आपको अगर ध्यान होगा मेटा पोजीशन के साथ रेजोनेंस क्योंकि यहाँ नहीं आते हैं ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में, मेटा में तो आते ही नहीं है। तो यहाँ तो रेजोनेंस का सवाल ही नहीं जो हुआ मेटानाइट्रो एनिलीन में। तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर लगेगा किसको डिक्रीज करने के लिए, इसकी बेसिसिटी को कम करने के लिए, कि ये अपनी तरफ को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। रेजोनेंस यहाँ नहीं शो कर रहा है, रेजोनेंस तो जब अगर ये यहाँ प्रेजेंट होगा या यहाँ तभी
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ जाए तो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनता, हम पहले ये देख चुके हैं। तो मेटा पोजिशन में, तो इसलिए यहाँ एक ही असर हो रहा है इसमें माइनस आई का। माइनस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो बेसिसिटी कम हो रही है। अब पैरा में तो देखिए दो असर हो रहे हैं ना, माइनस आई भी हो रहा है, माइनस एम भी हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल है ही नहीं बिल्कुल। और जब ऑर्थो है, ऑर्थो में भी माइनस आई भी हो रहा है, माइनस एम भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर को, और ये NO2 उसको अपने ऑक्सीजन के साथ O नेगेटिव बन जाता है, उसके अंदर खींच लेता है, N में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ, और भी स्प्रेड करता है उसको। और दूसरा, जैसा हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देख चुके हैं, देखिए इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट। इन दो में होता है, कार्बोक्सिलिक में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। वही चीज, सेम थिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट होता है, तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, और उस वजह से CO नेगेटिव H पॉजिटिव निकल जाता है। कोई भी ग्रुप लगा हो, इररिस्पेक्टिव। अब यहाँ तो NO2 लगा, अगर NO2 की जगह यहाँ CH3 लगा होता तब भी क्या होता, अब इसमें उल्टा होता, उसमें एसिडिटी इंक्रीज होती है, इसमें बेसिसिटी डिक्रीज। स्टेरिक इनहिबिशन होता है ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि बेसिसिटी क्यों होती है, बेसिसिटी जब इसके ऊपर NH2 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एसिड को देगा, वही तो हुई ना बेसिसिटी। इसकी वजह से ये लगा हुआ है इसमें पास, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ अब प्रोटॉन यहाँ को आ रहा है, ये लगा हुआ ऑर्थो पोजिशन में, चाहे वो प्लस आई वाला ग्रुप हो, चाहे वो माइनस आई, हर हालत में वो इसका आना रोकेगा यहाँ को। एज अ रिजल्ट बेसिसिटी जो होगी वो और भी क्या हो जाएगी, कम। आप समझ रहे हैं, बेसिसिटी ये देने से होती है ना, लोन पेयर। अब किसको देगा, जब H पॉजिटिव यहाँ को आएगा उसको देगा, वो नहीं आ पा रहा है। इस वजह से, तो क्या कारण है इसमें बेसिसिटी के, इसमें ये दो कारण हैं, एक तो माइनस एम और एक माइनस आई। माइनस आई तो ये है ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बेसिसिटी घटाएगा एनिलीन के कंपैरिजन में, ऊपर से ये माइनस एम भी शो करेगा, और उस वजह से बेसिसिटी और घट जाएगी। माइनस एम कब शो करेगा, जब ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन में लगा हुआ हो। और ऑर्थो पोजिशन में तो कोई भी ग्रुप लगा हो जिसको हम खास, देखिए पीकेबी वैल्यूज भी दिखा रही हैं इसकी, पीकेबी वैल्यूज, जितनी कम पीकेबी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस। डोंट कंफ्यूज इट विद केबी, हाँ ऊपर हमने रिलेशन देख ली है केबी और पीकेबी के बीच में, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 केबी, यानी कि जितनी कम होगी इनवर्स बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा है ऑर्थो नाइट्रो में पीकेबी वैल्यू, यानी कि वो वीकेस्ट बेस है किसके, एनिलीन के कंपैरिजन में। तो ये अभी हमने इसी में ऑर्थो इफेक्ट भी देख लिया कि ये वीक बेस जो होता है, तो ऑर्थो इनहिबिशन हो गया अब इसमें है। और मतलब दो वजह से, सॉल्वेशन और वीक बेस दोनों, तो इस वजह से ऑर्थो इनहिबिट्स द सॉल्वेशन को बताया ऊपर आपको कि NH2 के पास सॉल्वेशन, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ जब आएंगे उधर को, तो वो भी प्रिवेंट होगा उसमें, तो दोनों चीजें होंगी, सॉल्वेशन भी प्रिवेंट होगा। तो इस वजह से, क्योंकि NO2 लगा है ना ऑर्थो में, तो कैसे आए और कोई ग्रुप, जब NH2 में H लग गया, NH3 बन गया, तो H2O तो उसको करता है ना स्टेबलाइज, तो वो भी कहाँ कर पाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन में लगा है NO2। H पॉजिटिव का भी प्रिवेंशन, सॉल्वेशन का भी प्रिवेंशन, तो ऑर्थो जो है इनहिबिट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फिर स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, जैसे स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, मतलब इनहिबिशन मतलब रोकना, भीड़ हो गई ना उधर की जगह में, NH2 NO2 इतने पास पास हैं ऑर्थो पोजिशन में। तो ये ऑर्थो इफेक्ट, ये बात ध्यान रखिए कि ऑर्थो पोजिशन में चाहे प्लस आई वाला ग्रुप लगा हो, चाहे वीक, चाहे माइनस आई वाला, वो हमेशा इसको क्या करेगा, इसकी बेसिसिटी को घटाएगा, भीड़, क्राउड, इनहिबिशन, इस वजह से। अब आप सोचिएगा जरा, ये क्वेश्चन एक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। बेसिसिटी, क्योंकि अब हम देख चुके हैं, देखिए तो बेसिक स्ट्रेंथ है, ये 3 लिखी हुई है, CH3 CH2 NH2, CH3 CH NH, CH3 CN, तीनों नाइट्रोजन है। सोचिए तो
इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बेस होगा? तीनों में नाइट्रोजन है, तीनों में अवेलेबल है ना लोन पेयर, तो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? जरा सा ख्याल करिए। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है नाइट्रोजन जो है वो अगर खींचेगा बॉन्ड की तरफ तब तो, मतलब लोन पेयर खींचेगा तब तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो अपनी तरफ को ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी? तो ये क्वेश्चन मार्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालें। काफी इजी है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी स्टडीड टुडे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें? आज हम लोगों ने देखा कि अमीन्स जो होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर का ये भी एक हिस्सा, प्रोटीन, सो मच ऑफ द पार्ट इज प्रोटीन, मोर ओवर फूड, न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं उसमें प्रोटीन्स, बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स, उसमें अमीन्स, और विटामिन जो होती हैं उसमें अमीन्स। कई इसके वैसे कमर्शियल यूज है पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, दवाइयों के फॉर्म में, पेन रिलीविंग मेडिसिन, एनेस्थीसिया के फॉर्म में। तो अमीन्स की इम्पोर्टेंस जो है, क्लासिफिकेशन तो सरल है, तो इम्पोर्टेंस जो है इस कारण होती है। और नॉमेनक्लेचर हमने दो किस्म से देखा। कैसे? हमने देखा इसका कॉमन नेम, इसका आईयूपैक नेम। कॉमन नेम में तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम खाली क्या करते हैं उसमें एल्काइल के आगे, एल्काइल जो भी एल्काइल हो उसके आगे अमीन लगा देते हैं। और जो हमारा आईयूपैक नेम है उसमें हम एल्केन की जगह ई हटा के एल्केनामीन कर देते हैं, और काउंटिंग करके, नंबरिंग करके, जो आपको मालूम है आईयूपैक में होती, प्रायोरिटी देते हुए। मोर ओवर जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर, जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एक है इसमें लोन पेयर जो उस ऑर्बिटल में है, तो वो इजिली इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है तो भी अवेलेबल होता है। यही कारण है कि इसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी कंपेयर करें तो उसमें दो किस्म से इसकी बेसिसिटी होती है अमीन्स की। कैसे होती है कि एक्वस मीडियम में और गैसियस में। अब हम जो डिस्कस करते हैं, अगर हम खाली सोचें आइडियल बिहेवियर के हिसाब से, यानी कि नॉन एक्वस में, तब तो टर्शरी, सेकेंडरी, अब देखिए सेकेंडरी अंडरलाइन करा और प्राइमरी, इस ये ऑर्डर, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ही ऑपरेट करता है वहां, बाकी और कुछ नहीं ऑपरेट करता है, ना सॉल्वेशन और कुछ काउंट नहीं करता है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट। तो यही ऑर्डर होगा उसमें, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। लेकिन एक्वस फेज में इसीलिए इसका ये ऑर्डर आता नहीं है, क्योंकि हमको और चीजें भी देखनी है, जैसे कि इसका सॉल्वेशन और इसमें स्टेरिक क्राउडिंग। सॉल्वेशन मतलब जितने इसके साथ RnH2 है, H पॉजिटिव के साथ RnH3 ये बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज जितना न्यूट्रलाइज होगा उतना ये स्टेबल होगा, उतना ये बढ़िया अमीन होगा। तो स्टेबलाइज कैसे हो रहा है? H2O लग के, क्योंकि O नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। जितने ज्यादा ये H2O लगे होंगे उतना वो स्टेबल होगा। तो प्राइमरी में ये सबसे ज्यादा लगे होते हैं RnH2, और ये तीसरा H कहाँ से आया? क्योंकि N ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया H पॉजिटिव को, उससे आया ये। तो ये 3 लगे हैं हमारे प्राइमरी अमीन में, ऐसे हमारे पास 2 लगे हुए हैं सेकेंडरी में, और ऐसा एक ही लगा हुआ है टर्शरी में। इस आधार को देखते हुए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा प्राइमरी हुआ, तो ऑर्डर आ गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। आप देख रहे हैं इसमें भी सेकेंडरी बीच में ही है, सेकेंडरी की पोजीशन वही रह रही है लगातार, बड़ा ये मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन एट दैट सेम प्लेस। और अगर हम स्टेरिक क्राउडिंग को देखें उस आधार पर भी, क्योंकि अगर ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत आएगी, भीड़ है ना उसमें, तो जितने कम होंगे इजिली देगा। तो इस आधार पर ऑर्डर हमारा ठीक उल्टा आता है नॉन एक्विस का, यानी कि प्लस आई का, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, यानी कि सेकेंडरी ने अभी भी अपनी पोजीशन मेंटेन करी है। तो इन टोटलिटी इन सब को देख जोड़ते हुए हम कह सकते हैं जो ऑर्डर हमारा आता है सेकेंडरी, क्योंकि हमेशा वो उसी ऑर्डर में है, सेकेंड प्लेस में है, तो वो ऑर्डर आएगा सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, बिकॉज टर्शरी में इतनी क्राउडिंग होती है, इस वजह से वो सेकेंडरी से कम, और टर्शरी में जो है सॉल्वेशन सबसे कम होता है, इसलिए वो सेकेंडरी से कम। और प्राइमरी में क्योंकि प्लस आई जो है वो
सबसे कम होगा, तो इस वजह से वो जो है लास्ट, इन जनरल लास्ट आई सेकेंड, इनका कंपैरिजन करें तो अगर छोटा है CH3 लिया हुआ है जैसे, उस केस में तो ऑर्डर फिर सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आ जाता है, बट अदरवाइज इन जनरल सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। अब अगर इसको एरोमेटिक से कंपेयर करें तो एरोमेटिक में तो कुछ कंडीशन ऐसी है कि उसमें तो लोन पेयर है ही नहीं अवेलेबल, वो लगातार घूम रहे हैं, दे आर ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन द रिंग, बिकॉज द रिंग इज पुलिंग देम, सो वो ऑर्थो पैरा पोजिशन में घूम रहे हैं। और अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन में घूम रहे हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन में कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जिसके साथ रेजोनेंस बढ़ जाए, जैसे कि NO2, तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा, उनको घूमने को और भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि वो NO2 के साथ फिर रेजोनेट करेंगे। तो इस वजह से वो और भी स्टेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। दैट इज द रीजन नाउ दिस एनिलीन इज लेस स्टेबल और एरोमेटिक अमीन्स, और इनमें आपस में अब डिपेंड करता है इनकी स्टेबिलिटी कि इसमें कैसा ग्रुप लगा हुआ है। कैसा ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDG शॉर्ट में लिख दिया, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ जैसे NO2, और बेसिसिटी को और घटाएगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रेजेंट होगा तो वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा एनिलीन की कंपैरिजन में। इसी के में हमने देख पढ़ लिया था ऑर्थो, पैरा, नाइट्रो, इन तीनों का कंपैरिजन, ऑर्थो, पैरा और मेटा। और हम देख रहे हैं मेटा के केस में हमने ऊपर स्ट्रक्चर बना रखे हैं, मेटा के केस में तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं जाता है वहां, तो रेजोनेंस का सवाल ही नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर स्ट्रक्चर बनाए हैं एनिलीन के, तो उसमें मेटा पोजीशन के साथ रेजोनेंस का स्टेबल स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, तो वहां जाता ही नहीं है वो, तो खाली एक -I इफेक्ट की वजह से वो इसकी घटा रहा है बेसिसिटी, लेकिन बाकी दोनों तो -I से भी घटा रहे हैं और -M से भी। और ऑर्थो के केस में तो एक विशेष और प्रभाव काम कर रहा है जिसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, जिस कारण से वो इसकी बेसिसिटी को और भी कम कर देता है। तो ऑर्डर हमारा ये लिखा ऊपर, तो ये वैल्यूज जो लिखी थी वो लिखी थी ऊपर वाली जो लिखी हुई है वो तो लिखी हुई है इसकी कांस्टेंट KB के बेसिस पर, नीचे PKB वैल्यूज हैं। और देख रहे हैं हम कि अगर हम देखें तो ये एनिलीन की सबसे कम है, जितनी कम उतना वो उसकी बेसिसिटी ज्यादा, तो सबसे बेसिक, फिर उससे कम बेसिक मेटानाइट्रो, फिर उससे भी कम पैरानाइट्रो, और सबसे कम बेसिक कौन सी वाली, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। So this is the order depending upon the groups whether they are electron withdrawing or electron donating। तो इसी में ये क्वेश्चन भी है जो आपको दिया था, सोचिएगा इसके बारे में। So good day to all of you.